हाँ जी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज। ठीक है, ब्रीच का मतलब तोड़ना। ठीक है, किसको तोड़ना? कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का मतलब ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ए ने कहा था मैं तुझे क्या सप्लाई करूंगा? गुड सप्लाई करूंगा। बी ने कहा था मैं तुझे इसके पैसे दूंगा। ठीक है, पैसे कौन बोलता है ऐसे? ठीक है, तो इसने क्या किया? गुड्स तो पहुंचा दिए बी के हाउस, वहां पे दुकान पे। ठीक है, और बी ने इसको पेमेंट नहीं की। यानी कि ए का प्रॉमिस था गुड सप्लाई करना, उसने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, उसने परफॉर्मेंस दे दी अपनी। ठीक है, बी की परफॉर्मेंस अभी पेंडिंग थी और उसने अपनी परफॉर्मेंस नहीं की। ठीक है, अपना प्रॉमिस उसने तोड़ा, यानी कि पेमेंट नहीं की। तो ब्रीच किसकी तरफ से हुआ है? ब्रीच किसने किया है? सी ने? सी, ए, डी, पार्टिसिप दो ही है। ब्रीच बाय बी। ठीक है, किसने तोड़ा है प्रॉमिस? बी ने। अब बताओ डैमेजेस किसको मिलने चाहिए? डैमेजेस किसको मिलने चाहिए? क्या डैमेजेस मतलब? भाई जो गुड सप्लाई किया उसका पैसा उसको मिलना चाहिए, वही डैमेजेस है। भाई जिस चीज का नुकसान हुआ, समझ लो उसने प्रॉफिट भी छोड़ दिया, कम से कम कीमत तो दे दो मेरे गुड्स की। ठीक है, तो वो डैमेजेस का भरपाई करना किसको होगी? वो ए को। ठीक है, मेरी क्लास स्टार्ट होने के बाद कोई बातें मत किया करो। ठीक है, अच्छा, ये छोटी छोटी चीजें भी बड़े ही वो हो जाती है ना, वो इम्पोर्टेंस ही ना कई बार मुझे ऐसे कन्वर्ट होने में बदल रही होती है, जैसे एक्सप्रेशन ऐसे लगते हैं। मतलब एक वीडियो ऐसी देख ली ना, दहशत आ गई उसके मन में, है ना, कब कोई उठ के कब कैसे कहां से कहां चला जाए। इसलिए मुझे हमेशा से भी डर लग गया था। उसने मना इतने अच्छे तरीके से किया कि सीधा भी वहीं से लगा तुषार ऐसा आई थी ना, उसको भी आई थी, मुझे भी आई थी, अमीशा को ही नहीं आई कि मैंने ऐसे एक्सप्रेशन दिए हैं। हाँ जी, ब्रीच मतलब तोड़ना। ठीक है, तो ब्रीच अब कितने तरीके की होती है वो देख लो जरा। एक्चुअल, एंटीसिपेटरी, हाँ जी, एक्चुअल और एंटीसिपेटरी। ठीक है, एक्चुअल और एंटीसिपेटरी में डिफरेंस क्या है? देखो, एक तो होता है मौके पे मना कर देना, है ना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, डेट बोलो कोई भी, आज की ले लो 25 सितंबर। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ए ने कहा था बी को मैं गुड सप्लाई कर दूंगा 25 को, उसने सप्लाई कर दिए। इसने कहा था जैसे ही मैं गुड्स तेरे पास पहुंचेंगे हाथों हाथ पेमेंट कर देना, और इसने पेमेंट नहीं की। यानी कि जिस दिन ड्यू डेट की परफॉर्मेंस की, उस दिन अगर आपने ब्रीच किया तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्चुअल ब्रीच ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट। और एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होगी? बिफोर ड्यू डेट। तुषार बाद में नहीं, पहले ही। ठीक है, बिफोर ड्यू डेट की आपने मना कर दिया। जैसे इसने कहा था मैं गुड सप्लाई करूंगा 25 को, 23 तारीख को इसने फोन कर दिया कि मैं गुड सप्लाई नहीं कर रहा। अब यहाँ पर ए ने ब्रीच किया। किसने ब्रीच किया? ए ने ब्रीच किया। या फिर ऐसा एग्जांपल ले लो, मान लो कि ए ने 25 तारीख को गुड सप्लाई करने का वो कहा था, या 23 ले लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, और बी ने कहा था कि मैं 25 को पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, 25 को पेमेंट कर दूंगा। 24 को इसने फोन करके कहा कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा, पहले ही बोल दिया, ड्यू डेट से पहले ही बोल दिया। उसको हम क्या बोलेंगे? एंटीसिपेटरी ब्रीच। क्लियर है? ठीक है, एग्जाम्पल दे रखे हैं, आराम से समझ में आ जाएगा। अब मैं तुम्हें जो बताना चाह रही हूँ वो सुन लो।
एंटीसिपेटरी ब्रीच यानी कि बिफोर ड्यू डेट जो आप मना कर रहे हो परफॉर्मेंस देने से, वो या तो आप अपने मुंह से मना कर सकते हो बोलकर, या आप लिख कर भी मना कर सकते हो। लाइक आपने लेटर भेज दिया, मैं तेरे को पेमेंट नहीं करूंगा, या आपने फोन कर दिया ऑरली, मैं तेरे को पेमेंट नहीं करूंगा। एक चीज तो ये। दूसरी चीज बाय कंडक्ट भी हो सकती है, मतलब इम्प्लाइड भी मना हो सकती है। वो कैसे होगी, कोई एग्जांपल दे सकते हो? कोई भी एग्जांपल? मेरे पास एक घोड़ा था, ठीक है, मैम अभी घोड़े क्यों लेते हो एग्जांपल में? अच्छा मेरे पास एक गाय थी, ठीक है, घोड़ा ही हैं। मैंने क्या किया, मेरे पास एक गाय थी, मुस्कान के साथ मैंने एग्रीमेंट किया था कि तुझे मैं 25 तारीख को ये गाय बेच दूंगी, ठीक है, एग्रीमेंट किया था। अब मैंने 24 तारीख को ही वो गाय किसको बेच दी? नंदिनी को। 24 तारीख को ही मैंने वो गाय किसको बेच दी? नंदिनी को। अब मुझे बताओ, क्या ये मैंने उसको बोलकर मना किया मैं तुझे नहीं बेचूंगी? हुआ ही क्या, एक मैंने ऐसी एक्टिविटी कर दी जिसकी वजह से ये शो हो गया कि अब मैं मुस्कान का जो कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ हुआ था उसको मैंने तोड़ दिया है। समझ रहे हो? इम्प्लाइड ब्रीच जिसको कह रहे हैं, इम्प्लाइड है ना। मेरी एक्टिविटी ने ही कुछ ऐसा शो कर दिया कि जब मैंने प्रोडक्ट इसको ही बेच दिया है तो अब साफ जाहिर हो चुका है ना कि मेरे साथ वाला कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है कि नहीं? है कि नहीं? गौरी के पापा ने गौरी किसी और को सौंप दी, है ना, इम्प्लाइड ब्रीच, ठीक है। कोई तो स्माइल लिया है, और कैसे हंसू, जैसे पहले हंसता था शर्मा के। चलो एग्जाम्पल सुन लेना। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया 15 जुलाई को टू सप्लाई 10 बेल्स ऑफ कॉटन फॉर अ स्पेसिफाइड सम ऑन 14 अगस्त। एक महीना पहले कॉन्ट्रैक्ट किया है, 15 जुलाई को एग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि 14 अगस्त को हम आपको कॉटन सप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने 30 जुलाई को ही बी को इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 3 डेट्स आ रही हैं, कौन कौन सी? कॉन्ट्रैक्ट डेट कौन सी है? 15 जुलाई, ठीक है, जो भी ईयर ले लो यही ले लो, ठीक है। और ड्यू डेट है 30 जुलाई। ड्यू डेट आपकी क्या आ रही है? 14 अगस्त। हाँ, कि हम 14 अगस्त को आपको सप्लाई करेंगे। लेकिन 30 जुलाई को हमने, यहाँ पे बीच में हो गया ना, 30 जुलाई को ही इन्फॉर्म कर दिया। 30 जुलाई को ही हमने क्या किया? इन्फॉर्म कर दिया। किसको इन्फॉर्म कर दिया? बी को, that he will not be able to supply the said cotton on 14th अगस्त। 30 जुलाई को हम बोल रहे हैं कि 14 अगस्त को जो हमने ड्यू डेट फिक्स कर रखी है सप्लाई करने की कॉटन, वो हम नहीं कर पाएंगे आपको, ठीक है। तो ये क्या है? एक्सप्रेस रिजेक्शन है। ये एक्चुअल ब्रीच है या एंटीसिपेटरी ब्रीच है? एंटीसिपेटरी, ड्यू डेट से पहले बोल रहे हैं ना, लेकिन बोल रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल, where A agrees to sell his white horse to B for 50,000 rupees on 10th August, ड्यू डेट 10th अगस्त है, but he sells this horse to C on 1st अगस्त। A ने B के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 10 अगस्त को तुझे व्हाइट घोड़ा दे दूंगा मैं, लेकिन उसने A को ही C को ये घोड़ा बेच दिया। ये क्या है? एंटीसिपेटरी ब्रीच है। उसमें भी कौन सा? एक्सप्रेस या इम्प्लाइड? इम्प्लाइड। समझ में आ रहा है? चलो, तो ये हो गया आपका एंटीसिपेटरी ब्रीच और एक्चुअल ब्रीच, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो जरा देख लो। When a party to a contract has refused to perform, मतलब मना कर दे परफॉर्म करने से, और disable himself from performing, परफॉर्म करने से अपने आप को डिसेबल कर दे, अयोग्य कर दे, ठीक है। His promise in its entirety, पूरे प्रॉमिस को ही ना परफॉर्म करे। The promisee may put an end to the contract, तो जो प्रॉमिसी है वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है unless he has signified by words or conduct his acquiescence in its continuance। जब तक कि वो उसकी कॉन्टिन्यूएंस में राजी ना हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है, कहने का मतलब। अब यहाँ पर आपने मना किया था ना कि हम ड्यू डेट पे आपको डिलीवरी नहीं दे सकते, तो अगर मान लो अभी ड्यू डेट आने में टाइम है, 30 जुलाई को ही इन्फॉर्म कर दिया था ना, लेकिन अभी 15 दिन तो अभी भी बचे हुए हैं,
15 दिन तो अभी भी बचे हुए हैं। तो या तो बी के पास क्या ऑप्शन है, अब यहाँ पर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, बी के पास क्या ऑप्शन है, या तो बी के पास पहला ऑप्शन ये है कि यहाँ समझ ले कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है खत्म। क्या हो गया है? खत्म। भाई अब मुझे ये सप्लाई नहीं करेगा अगर उसने कह ही दिया तो यानी कि अब सप्लाई यहाँ पर खत्म हो गया। अब आप चाहो तो कोर्ट में केस कर सकते हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया, एंड होने का मतलब आपने ये समझ लिया कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट को उसने तोड़ा है, तो इसकी वजह से मुझे जो डैमेजेस हुए हैं उसके लिए मैं उसके ऊपर केस करूंगा। दूसरा ऑप्शन क्या है भैया, 14 तारीख तक क्या कर लो, वेट कर लो, एक आस जगा लो अपने अंदर, है ना भाई 14 आने दो, क्या पता उसकी इच्छा हो जाए कि हाँ ठीक है, मान लो उसके पास कॉटन की दोबारा से अवेलेबिलिटी हो जाती है और फिर उसका बाद में फोन आ गया कि हाँ अब चाहिए आपको, बताओ, हो सकता है ना ऐसा। तो या तो वो वेट भी कर सकता है या फिर वो उसी टाइम कॉन्ट्रैक्ट को एंड समझ सकता है। समझ रहे हो बात? ठीक है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन क्या है प्रोमिसी के पास, to either treat the contract as resigned and sue the other party for damages from breach of contract immediately without waiting until the due date of performance। पहला ऑप्शन यही बोला था मैंने, बिना आपकी ड्यू डेट की वेट किए आप ये समझ लेना कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया भाई खत्म, भाई सामने वाले ने मना कर दिया तो यानी कि ब्रीच कर दिया, अब मैं सीधा कोर्ट केस डाल रहा हूँ बिना 14 तारीख की वेट करें। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, ही मे इलेक्ट नॉट टू रिजाइन, मतलब खत्म नहीं समझता, बट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज स्टिल ऑपरेटिव, अभी भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशन में है, अभी भी चल रहा है, एंड वेट फॉर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि कब तक की वेट करें, 14 अगस्त तक की वेट करें, एंड देन होल्ड द अदर पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, यानी कि 14 तारीख तक की वेट कर लो और 14 तारीख को भी ये परफॉर्म ना करे, उस दिन इस कॉन्ट्रैक्ट को आप खत्म मान लेना और उसके बाद आप उसके ऊपर केस कर देना। बट इन दिस केस ही विल कीप द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर पार्टी एज वेल एज हिज ओन, and the guilty party, if he so decide on reconsideration, may still perform his part of contract and can also take advantage of any supervening impossibility which may have the effect of discharging the contract। यानी कि इसके पास अभी भी एक ऑप्शन आ गया ना कि अगर मान लो बी ने उसके ऊपर 15 दिन तक का वेट किया, यानी कि उसी दिन केस नहीं डाला जिस दिन उसने मना किया था, तो ए के पास अभी भी चांस है ना भाई, केस डलवाने से पहले भी अगर तू फोन कर देगा ना उसको तो भी तेरा कॉन्ट्रैक्ट सही निभ जाएगा। ठीक है, तेरे ऊपर केस नहीं होगा। समझ रहे हो बात? क्लियर है? यस। अच्छा, तो ये दो ऑप्शन हमारे पास में बच जाते, कौन सी पार्टी के पास, जो आपकी प्रोमिसी है। यहाँ पे प्रोमिसर ये था ना, इसी ने तो प्रॉमिस किया था कि मैं आपको गुड्स डिलीवर कर दूंगा, तो प्रोमिसर ये हुआ और प्रोमिसी कौन हुआ यहाँ पर, बी। तो प्रोमिसी के पास ऑप्शन है दो। क्लियर है? चलो, अब आता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उस टाइम पे, एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू, यानी कि ए ने बी के साथ एक एग्रीमेंट किया था कि 1 फरवरी 2020 को मैं आपको 100 बैग्स ऑफ शुगर डिलीवर कर दूंगा। अब उसी दिन 1 फरवरी वाले दिन भी उसने सप्लाई नहीं किए, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल ब्रीच बोलेंगे। ठीक है, और ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का भी एग्जांपल है, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आल्सो occurs when during the performance of contract one party fails or refuses to perform its obligation under it by express or implied act। ऑन द ड्यू डेट भी हो सकता है और ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस भी हो सकता है। ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस का एग्जांपल दे सकते हो, जैसे एक क्लब था, हमने किसी सिंगर से एग्रीमेंट किया था कि आपको आज 25 तारीख को क्लब में आके गाना गाना है। ठीक है, अब वो क्लब में तो आया, ड्यू डेट पे क्लब में आया है, लेकिन गाना गाने से उसने मना कर दिया। ये ऑन ड्यू डेट भी है और मान लो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस भी हो सकता है। ये जैसे मान लो शुरू किया था उसने और फिर बीच में से ही चला गया, किसी ने टमाटर अंडे खाए। अरे टमाटर अंडे कैसे कैसे एग्जांपल लेंगे, वो तो एक तरीके से उसकी वजह से तो रिजेक्शन नहीं हुआ ना, ब्रीच नहीं हुआ ना, तो वो चला गया। मान लो उसके पास कुछ ऐसी न्यूज आ गई जिसकी वजह से वो गा नहीं पा रहा था,
है ना, तो वो वहां से अपने आप को उसने एब्सेंट कर लिया। तो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस भी अगर आपने ब्रीच किया है वो एक्चुअल ब्रीच में कवर होगा। ठीक है, मूवी में नहीं था, किसमें था ये सब? आज की 2 मेरे को तो वही याद आ रही थी actually, मेरे को वही याद आ रही थी। मैं भी उसी लिए कह रही थी, मेरे को याद चल कैन मारे थे। ठीक है, समझ गए? तो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस अगर ऐसा होता है तो वो भी एक्चुअल ब्रीच में ही कवर होगा। अब मुझे एक बात बताओ, जिस पार्टी को इस कॉन्ट्रैक्ट के तोड़ने की वजह से नुकसान हो रहा है उसको भरपाई मिलनी चाहिए? यस, मिलनी चाहिए। तो क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है किसके पास? प्रॉमिस सर के पास या प्रॉमिसी के पास? यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किसने तोड़ा था? प्रॉमिसर ने। तो रेमेडीज किसको मिलनी चाहिए? ठीक है, अब क्या क्या रेमेडीज है अगर कोई ब्रीच करता है तो सुनो। सूट फॉर डैमेजेस, जो भी उसको नुकसान हुआ है वो उसके लिए केस कर सकता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी समझ सकता है, और कैंसिल समझा तो मतलब उसी टाइम उसके ऊपर केस कर देना। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब मुझे तो वही गुड्स चाहिए ही चाहिए, चाहे आप बाद में दो। मुझे तो जो परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट में आपने कही थी वही की वही परफॉर्मेंस ही चाहिए, उसके बदले मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। समझ रहे हो? सूट फॉर इंजेक्शन, कोर्ट से ऑर्डर भी ले सकते हो, इंजेक्शन भी लगवा सकते हो, कोर्ट जैसा कहेगा आपको वो भी करना पड़ेगा। सूट अपॉन क्वांटम मेरिट, क्वांटम मेरिट होता है प्रोपोर्शनेट अमाउंट देना, मतलब आपने जो सर्विस किसी से ले ली है तो उतनी सर्विस के बदले में आपके पैसे देने बनते हैं। ये पांचों अभी थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है, इसमें से एक बार अभी ना सूट फॉर डैमेजेस को थोड़ा सा ब्रेक लगा देना क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। अरे कहाँ गया वो? मुझे चैप्टर तो आज खत्म हो गया। हाँ, सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। सूट फॉर डैमेजेस थोड़ा सा बड़ा है, इसको लास्ट पे छोड़ रही हूँ मैं, अभी करवा दूंगी। उससे पहले जो बाकी के 4 हैं वो खत्म कर लेते हैं। ठीक है, डैमेज कहाँ है? पेज नंबर 1.103 पे है। Besides claiming damages as a remedy for the breach of contract, following remedies are also available. मैंने अभी 5 रेमेडीज बताई हैं आपको, कौन कौन सी बताई है जरा बताओगे? फर्स्ट है आपकी डैमेजेस के लिए, दूसरा है आपका रेसिशन, ठीक है, थर्ड वन इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, उसके बाद बोलो इंजंक्शन, इंजेक्शन नहीं है इंजंक्शन है। नेक्स्ट क्वांटम मेरिट, ठीक है, ये 5 है जिसमें से मैंने अभी इसको पेंडिंग में रखा है। ठीक है, बाकी के 4 मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ। तो रेसिशन क्या है वो सुन लो जरा। When a contract is broken by one party, the other party may treat the contract as rescinded. मैंने ये जो बोला था सेकंड वाला ऑप्शन, सॉरी फर्स्ट वाला ऑप्शन, मैंने क्या बोला था कि अगर ए ने तोड़ा तो बिना मैंने ड्यू डेट की वेट किए मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को उसी दिन क्या समझ लिया था कि सामने वाले बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है, और जैसे ही मैंने उसको तोड़ा हुआ समझा तो मैंने सामने वाले पर्सन के ऊपर केस डाल दिया था डैमेजेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात कर रही हूँ रेसिशन की, कि उसी दिन या कभी भी व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन बाय वन पार्टी, जब भी कोई एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ती है तो अदर पार्टी में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिजाइंडेड, उसको खत्म समझ लेती है। इन सच अ केस he is absolved of all his obligation under the contract. Absolved का मतलब अपने आप को फ्री कर लेना, अपने आप को फ्री कर लेना, मतलब अब वो फ्री हो जाएगा किस चीज से? ऑफ ऑल हिज ऑब्लिगेशन। अब मुझे एक बात बताओ, ए ने यहाँ पर गुड सप्लाई नहीं किए थे तो बी ने उसी दिन उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या समझ लिया था? खत्म। खत्म का मतलब बी की ड्यूटी क्या थी? जैसे वो गुड सप्लाई होंगे बी की ड्यूटी क्या थी? पेमेंट करना। तो जब किसी ने गुड्स ही सप्लाई नहीं किए तो मेरी भी ड्यूटी वहां पर खत्म हो जाती है, मेरी लायबिलिटी वहां पर क्या हो जाती है?
खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ही इज एब्सॉर्ब मतलब वो भी अपनी सारी ऑब्लिगेशन से फ्री हो जाता है एंड इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर एनी डैमेजेस दैट ही माइट हैव सफर्ड। उसको जितना भी नुकसान हुआ है उसके लिए वो क्लेम कर सकता है। जैसे एग्जांपल, ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं तुझे 50 बैग ऑफ सीमेंट दूंगा किसी सर्टेन डे पे। बी ने एग्री किया कि मैं उसके बदले में तेरे को अमाउंट दे दूंगा जैसे ही मेरे पास वो रिसीट आएगी। ए फेल्ड टू डिलीवर द सीमेंट ऑन द अपॉइंटेड डे, उस दिन उसने सीमेंट नहीं भेजा तो भाई उसकी भी पेमेंट की लायबिलिटी क्या बनती है? नहीं बनती। तो उसमें क्या कह रहा है, बी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी टू पे द प्राइस। तो बी की लायबिलिटी भी वहीं पर ही डिस्चार्ज हो जाती है। सिंपल सी बात। वो अगले दिन भेजेगा तो उसको अगले दिन पैसे देने पड़ेंगे, बिल्कुल देने पड़ेंगे, ठीक है। चलो अब वो किसी और से ले चुका हो तो ऐसा होता है ना, प्रैक्टिकली आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ठीक है नेक्स्ट डे कर देना। हाँ, अगर आपने किसी और से ले लिया तो आप उसको मना कर सकते हो। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि आप वो एक्सेप्ट कर रहे हो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज के बदले में, लेकिन आपके पास राइट है रिजेक्ट करने का, है ना आपके पास राइट। जबरदस्ती थोड़ी एक्सेप्ट करना है। जब मेरा ड्यू डेट पे जो हुआ था कॉन्ट्रैक्ट, इस दिन सीमेंट सप्लाई करना, तो मुझे उसी दिन ही चाहिए थी, ठीक है। तो आप कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा करोगे कि मेरा ऐसा अर्जेंट वाला है कि मुझे उसी दिन ही चाहिए, अगर मुझे नहीं मिली तो मैं उसके बाद कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, फिर भेजने का खर्चा आपको ही उठाना पड़ेगा, ठीक है। इस सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी आई थी ये बात, राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। जो गुड्स आपके हैं ही नहीं, जो आपने मंगवाए भी नहीं है, उसको आप रिजेक्ट कर सकते हो। मैंने वो एग्जांपल ही दिया था वो फ्रूट वाला, कश्मीरी एप्पल को कहा कि ये ट्राई करना, है ना, जबरदस्ती। कोई हमारा फैमिली फ्रूट वाला था वो, ठीक है, उसने कहा कि कश्मीरी एप्पल ट्राई करना, तो मेरी मर्जी है कि मैं उसको मना भी कर सकती हूँ। नेक्स्ट आता है आपके पास क्वांटम मेरिट, ठीक है। ये आपका हो चुका है क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट में क्या है, प्रोपोर्शनेट। भाई किसी ने मान लो कोई सर्विस दी है, बाद में आप उसको मना कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं कर सकते, पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। तो वेयर वन पर्सन हैज रेंडर्ड सर्विस टू अनदर इन सर्कमस्टांसेस which indicate an understanding between them that it is to be paid for, although no particular remuneration has been fixed, the law will infer a promise to pay। जैसे आप कोचिंग क्लासेस के लिए यहाँ पे आए, ठीक है, आपका ना यहाँ पे अमाउंट फिक्स नहीं किया गया सर के द्वारा, समझ लो, अमाउंट फिक्स नहीं किया गया। आप यहाँ पर आए, सीधा चेयर पे आके बैठ गए, हम पढ़ा रहे हैं, क्लास लेने बैठ गए। आपको नहीं पता कितनी फीस देनी भी है नहीं देनी है ना, आपने ले ली कोचिंग। अब मुझे एक बात बताओ, जिस दिन सर ने आपसे कोचिंग मांगी नहीं, पैसे मांगे, ठीक है, कोचिंग देने के बाद पैसे मांगे, तो क्या आप मना कर सकते हो? कौन कह रहा है कर सकते हैं? आप डेमो क्लास अपने घर जा रहे हैं, अगर वो डिसाइडेड था कि वो डेमो क्लासेस थी, तब आप मना कर सकते हो। लेकिन नॉर्मल क्लास चल रही है और आप आके बैठ गए, तो सबसे पहले तो आपको पूछना चाहिए कि पेड क्लास है या डेमो क्लास है ना। तो आपको अगर आपने कोई सर्विसेज ली है तो उस सर्विसेज का प्रोपोर्शनेट पैसा आपको देना पड़ेगा, ठीक है। रिफंड भी देना पड़ेगा, नहीं देंगे हम, है ना। Where one person has rendered service to another which indicate an understanding between them that it is to be paid for, although no particular remuneration has been fixed, the law will infer a promise to pay। Quantum merit, that is as much as the party doing the service has deserved। जितनी सर्विस हमने प्रोवाइड की है और उसके बदले में हम जितना पैसा डिजर्व करते हैं उतना पैसा आपको देना पड़ेगा, ठीक है। It covers a case where party injured by breach and at a time of breach done part but not all of the work which he is bound to do under the contract। ठीक है, इसको पढ़ लेना, मतलब यही है। अच्छा, एक एग्जांपल है इसमें, आपने मान लो 12 बोतल विस्की की ऑर्डर की थी। वो मैं गौरव को नीचे मुंह करके घिसने लगे जोर से। 12 मैंने तो कुछ किया, मैं मेरे पीछे पड़ गई। 12 बोतल विस्की की ऑर्डर की थी, ठीक है। अब साथ में ना उसने 12 बोतल और विस्की के साथ में ना 2 बोतल ब्रांडी की भी डाल दी। क्या आप लेके भाग सकते हो? निकल सकते हो पतली गली से? होती क्या है? छोड़ तू, रहने दे, बच्चा है। डाल दी उसकी गलती।
तो या तो आपको वापस करनी चाहिए बोतल। उसके बाद ये हम क्यों करें? वो बंदे पहले नशे में बैठने के बाद दो बोल रहा जरूर नहीं पी के बढ़िया बैठो। है। जब हमें फालतू पैसे दे देते हैं तो वो वापस अच्छा मेरा एग्जांपल सुन लो पहले, ये अगर मगर नहीं लगेगी। परचेजर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने का मतलब पहले उसने वो 2 ब्रांडी वाली बोतलें ही पी है। अब बोलो पक्की बात। वो मैं इसलिए करूंगा वापस ना मांगेंगे। मैं वो ब्लॉग में वही याद में तो पी ना आपने, या तो आप इतने देखो इनोसेंट बायर बनो, है ना, किसी की चीजों को हड़को मत किसी की चीजों को। आपने वो 2 बोतल पहले इसलिए पी, वो फ्री में मिल रही थी। हाँ उसने कहा था फ्री है ये ये, बोलो दोबारा मांग ले। उसने कहा था फ्री है ये। आपको पहले सेलर से कंफर्म कर लेना चाहिए था, भैया मेरा ऑर्डर था 12 बॉटल्स ऑफ विस्की, आपने ये 2 बॉटल्स क्यों डाली है ब्रांडी की? करना चाहिए था या सीधा उनका ढक्कन खोला और शुरू। मैम उसकी थी और हम वहां पे पिएंगे, हम तो गाड़ी जाके पिएंगे। मम्मा वही करो बेटी के बंद रास्ता में जाके मांग ले तो मेरे को आज बार बोलते मां तो छुट्टी हो गया बता दूं। कई बायर ऐसा करते नहीं है, जैसे किसी का मान लो, अच्छा मैं एक एग्जांपल देती हूँ, कई बायर ऐसा करते हैं, मान लो किसी का कोई आइटम जैसे एक्स्ट्रा दे दिया सामने वाले ने और उसका बिल में लगाना भूल जाते हैं, उस दुकान से ऐसे सरकते हैं, वे पीछे सवाल लगा के मेरे से पैसे ना मांग ले, करते हैं ऐसा। हां मैं बोलो पीछे क्या देख रहा है, तू ही होगा ये सबसे पहले। अब ऐसा कई बार हो नहीं जाता, मान लो मुस्कान गई 10 रुपए के कुरकुरे लेने, कुरकुरे लेने गई है, अब गलती से ना उसको थोड़ी सी नींद में था वो, उसने क्या किया 20 वाला पैकेट तोड़ के इसको दे दिया, ये वहां से ऐसे उड़ेगी फटाफट, गलती से उसको वो 2 ना दिख जाए, गार के देनों पड़ेगी। उसकी गलती तो भागेगी तो सही नहीं ना, गलती तो चलो उसकी हो गई। मैं ऐसा हो चुका है ऐसा, अभी तो मैंने एग्जांपल ऐसे मैं ऐसा बोल रही थी मेरे खुद ही मैं पता है ये ना दुकान में जाके और चिप्स का पैकेट पहले ही खोल देती है। कि वापस वहां से पैसे मिल सकता। वो ऐसे ये बोल देते हैं कि उधार कर ले बाद में दे दियो पैसे। वो बंदा साउंड माइक का पढ़ाई नहीं कर रहा था, नींद आ रही थी। नींद आना उसके साउंड माइंड में नहीं आता, अनसाउंड में आता है। अच्छा लट के ले रहा हूँ। नशे की बात मत करो, नींद की बात करो, नींद का कोई नशा गार नहीं तो होता है। नींद आ गई। गार तो नींद आ गई। चलो, तो अगर आपने 2 बॉटल्स ऑफ ब्रांडी एक्सेप्ट की है तो उसके बदले आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ऐसा एग्जांपल आपकी बुक में है, मैंने नहीं क्रिएट किया। कहां है मैं मैं भी इसका मतलब इसने 2 बोतल कहाँ है? ये ठीक करेगी, मैं हाईलाइट करेगी। ठीक है, तो परचेजर मस्ट पे अ रीजनेबल प्राइस फॉर द ब्रांडी। ओके, अच्छा इसकी ना कुछ कंडीशंस हैं। द क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट अराइज इन द फॉलोइंग केसेस। कौन कौन से केसेस में आपको प्रोपोर्शनेट पेमेंट के लिए वो क्लेम ले सकता है? When an agreement is discovered to be void or when a contract becomes void, when something is done without any intention to do so gratuitously, ठीक है? Where there is an express or implied contract to render service but there is no agreement as to remuneration. मतलब सर्विसेज प्रोवाइड कर दी थी लेकिन उस टाइम पे कुछ डिसाइड नहीं किया था, ठीक है? कुछ ऐसा किया गया था जिसमें कोई इंटेंशन नहीं थी पहले। कहने का मतलब मैंने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी लेकिन मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी उसमें पैसे चार्ज करने की, लेकिन जो बंदा सर्विसेज ले रहा है उसको करना चाहिए, इसलिए ये बना है ये वाला पॉइंट, ठीक है? When one party abandons or refuses to perform the contract or where a contract is divisible and party not in default has enjoyed the benefit of part performance। भाई आधी कोचिंग लेके आप चले गए, मैंने तो पूरी ली नहीं, मैं तो पेमेंट करूं, भाई आधी तो ली थी, आधी के तो पैसे बनेंगे। डेमो की बातें मत करो, डेमो फ्री क्लासेस होती है। आपको सुन हाँ जी, इतना धीरे नहीं बोला था आपने। When an indivisible contract for a lump sum is completely performed but badly by the person who has performed the contract can claim the lump sum but the other party can make a deduction for bad work। अब किसी ने किसी को सर्विसेज प्रोवाइड जब की थी तो कुछ काम अच्छा करके दिया और कुछ काम बुरा करके दिया, आप काट नहीं लेते उसके पैसे? हम काट ही नहीं सकते।
अच्छा मैं यहाँ का एग्जांपल ही नहीं ले रही, कारपेंटर की बात करो। मतलब मैं उसी एग्जांपल पे थी और मुझे याद आया कि ये यहीं पे ही रुके हुए हैं अभी। एक ही तो एग्जांपल थोड़ी लगता है यहाँ। किसके पैसे वापस लोगे बताओ पहले। किसी के दिमाग में पैर की जाती बात। मतलब चारों में से कोई सर्विसेज अच्छी नहीं लगी आपको, निकल जाए यहाँ से बाहर। चलो मैं अपने रख लेना, बाकी दे दो। सर के भी अच्छे नहीं लगे, सर का रिव्यूज तो नेगेटिव मत दो। मैं सदा पूरे पैकेज करवा के रहने दो। अभी सर वीडियो देखकर बाद में बताएंगे। चलो वो फॉर्म दोबारा से फिल कराओ। हाँ तो सर को वाला फॉर्म तो मतलब टाइम टू टाइम फिल कराते हैं, एक बार नहीं कराते वो। सर को पता चल गया क्या है। अच्छा इसको नहीं करवाएंगे। अब करता है उस जब की बार दो दिन धोखे भर दिए। नहीं फीडबैक फॉर्म सर एक बार नहीं कई बार भरवाते थे बच्चों से। इस बार तो थोड़ा पहले बार भर देते हैं एक बार भी नहीं जल्दी मिला। मैं तो ऐसे नंबर दिए थे। अब मेरे को ऐसा तो मिला ही नहीं भरने को। अच्छा नहीं भरने को मिला तो तुम मांग सकते सर मुझे फीडबैक फॉर्म भरना है। Yes. आपका बस राइट है। सर कहेंगे तो मेरे को वैसे ही बता दे, मैं सबको देख लूंगा। X wrongfully revoked Y's authority before Y could complete his duties। अब एक बात सुनना, एक एजेंट था और एक प्रिंसिपल था। एजेंट बेचारा अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। X के मन में आया कि मैं Y को हटा दूं अपनी एजेंसी रिलेशनशिप से, है ना, किसी और को लाने की सोच रहा था वो। उसने बिना उसको मतलब इन्फॉर्म किए डायरेक्टली जाके दुकान पे बोला भाई तू आज से काम तेरा खत्म। क्या वैसे कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। हाँ। कभी ना कभी एक सैलरीड पर्सन बन के सोचना। नहीं कर सकते ना। कर सकते हो? नहीं करेगा नहीं कर सकते, है ना। आप अगर आपको उम्मीद होती है किसी से नोटिस पीरियड की तो आप भी ऐसे किसी को हटा नहीं सकते, ठीक है। एक टाइम पीरियड सामने वाले को भी एक नोटिस पीरियड दिया जाना चाहिए। वो इंग्लिश वाली मैम आई थी, वो तो नहीं दिया। इंग्लिश वाले मैम को सुबह सुबह 4 बजे को दिया था नोटिस पीरियड उसको दिया जाता है जो एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज में ऑलरेडी चल रहे हो। वो अभी एंटर हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा नहीं हुआ था आपको। एग्जाम्पल सेट किया करो माइंड से, है ना, ऊपर से नहीं, भावनाओं में बैठ के नहीं। हाँ भावनाओं में मत कहा करो। है ही नहीं भावना तो हमारे अंदर। शुक्र है तुमने ये एक्सेप्ट किया कि हमारे अंदर भावनाएं हैं ही नहीं। मैं ये रियलाइज भी कराना चाहती थी तुम्हें। चलो अब भावनाएं तो बहुत है, दिवाली में यहाँ में हर जगह भावनाएं तो बहुत है। किसने मना किया? अरे वाह, हमारी क्लास में भी दी है। हमारे पास नहीं है। हमारे पास वो भी छोड़ हमारे पास नहीं है, नितिन ने सही कहा, हमारे पास नहीं है। बस बात खत्म। हमें और बाहर आईटी भी नहीं। और हमें बाहर से क्या मतलब मैडम? हमारे पास तो वो तो बाहर की भी ना मिले। भावना सेक्टर जाने में मेरे को देखो। बोलो। आता मेरा जमी तो अब है मैं क्या कर सकता हूं? ठीक है, तो अगर आप ऐसे किसी को हटा रहे हो तो साथ में आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे। डैमेजेस का मतलब लाइक उसकी सैलरी तो आपको देनी ही है उतने टाइम तक की, लेकिन आपने ऐसे बीच में उसको हटाया तो उसको कुछ क्लेम के साथ में आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। जो सर्विसेज वो दे चुका है उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे। क्लियर है? ऐसे यहाँ पर एक और है, ए ने एग्रीमेंट किया था कि मैं आपको 100 बेल्स ऑफ कॉटन सप्लाई करूंगा और 1000 रुपए पर बेल का रेट है, ठीक है। कॉटन बेल्स वर टू बी डिलीवर्ड इन 2 इंस्टॉलमेंट ऑफ 50 ईच। मतलब 100 बेल्स जो ट्रांसफर करनी थी 50-50 करके करनी थी। एक इंस्टॉलमेंट 50 बेल की एक बार, फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट, ठीक है। ए ने डिलीवर की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, लेकिन सेकंड वाली इंस्टॉलमेंट डिलीवर करने में वो फेल हो गया। तो क्या आप पूरे पैसे काट लोगे उसके? कितने काटोगे? 50 बेल के। लेकिन जो 50 बेल आपको मिल चुके हैं उसके पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। इसको बोलते हैं हम क्वांटम मेरिट का कंसेप्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मैंने क्या बताया अभी आपको? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब यह है कि मुझे मेरे काम के बदले काम ही चाहिए, मुझे डैमेजेस से काम नहीं चलेगा, ठीक है। मैं आपको और दिन दे देता हूं लेकिन मुझे तो वही गुड्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सूट फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब यहाँ पर आप कोर्ट में जा रहे हो तो कोर्ट आपको इंजंक्शन ऑर्डर देगा कि आप ये इंजंक्शन मतलब एक तरीके से स्टे ऑर्डर सुना आपने। अब मान लो किसी का घर बन रहा है जैसे, तो आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आपने क्या कहा कि ये ऑब्जेक्शन की तो अभी प्रोसीडिंग्स काफी चलेंगी,
है ना, काफी टाइम लगेगा, इतने में तो उनका घर रेडी हो जाएगा। जिस चीज के लिए मैंने केस डाला है, मैंने केस डाला कि उसका घर गलत जगह पे बन रहा है, नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अगर हमने केस डाला और इधर से तो घर बन ही रहा है, तो फिर केस की क्या वैल्यू रह गई, है ना। तो कोर्ट से आप क्या लेते हो, स्टे ऑर्डर लेते हो। कोर्ट क्या कर देती है, घर को यहीं पर ही रुकवा दो, ठीक है। ऐसा ही कोर्ट एक इंजंक्शन ऑर्डर देती है, मतलब मनाही ऑर्डर, किसी को कुछ काम करने से रोकने का ऑर्डर, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल लेती हूँ, समझ में आ जाएगा। एंड एक फिल्म स्टार था, उसने एग्री किया था टू एक्ट एक्सक्लूसिवली फॉर अ पर्टिकुलर प्रोड्यूसर। एंड ने एक एग्रीमेंट पे साइन किया था कि जब मैं आपके पास काम कर रहा हूँ तो मैं किसी और के पास शिफ्ट नहीं होगा, एक ही प्रोड्यूसर के पास काम करूंगा फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए। समझ रहे हो, एक एक्टर है, वो मूवी बना रहा है, मान लो एक प्रोड्यूसर के पास में, ठीक है। वो उस टाइम में एक ही मूवी वही आपके वाली ही बनाएगा और कहीं नहीं जाएगा, ऐसा एग्रीमेंट पे उसने साइन किया। अब बताओ क्या जा सकता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द ईयर, लड़की थी वो, शी कॉन्ट्रैक्टेड टू एक्ट फॉर सम अदर प्रोड्यूसर, उसने उसी 1 साल में जो एग्रीमेंट साइन कर रखा था, फिर भी वो किसी और प्रोड्यूसर के लिए काम करने लगी। तो बताओ आप कोर्ट से क्या ऑर्डर ले सकते हो, इंजंक्शन ऑर्डर। यस, शी कुड बी रेस्ट्रेन्ड बाय एन इंजंक्शन। आप कोर्ट में जाके इंजंक्शन ऑर्डर के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोर्ट उसके ऊपर इंजंक्शन ऑर्डर लगा देगी, ठीक है, क्लियर है। तो आप ऐसे, ये रेमेडीज ही तो है एक तरीके की। भाई मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप मेरे पास रहोगे, आपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा, तो मैंने कोर्ट से क्या कहा कि इसके ऊपर इंजंक्शन ऑर्डर लगाओ कि किसी और प्रोड्यूसर के लिए काम नहीं कर सकती है, ठीक है। देख क्या, जल्दी जाओ। ए एक सिंगर था, उसने बी के साथ एग्रीमेंट किया टू परफॉर्म एट हिज थिएटर फॉर 2 months on a condition that during that period he would not perform anywhere. ए एक सिंगर था, उसने बी के साथ एग्रीमेंट किया था कि तेरे थिएटर में 2 महीने तक गाना गाऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा उन 2 महीनों में, ठीक है। क्या अगर ऐसा वो करता है, कहीं और जाता है, तो क्या हम कोर्ट से ऑर्डर ले सकते हैं। यस, हम ले सकते हैं, ठीक है। पार्टी राइटफुली रिजाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट तो एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन। ए एक सिंगर था, उसने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, बी कौन था, मैनेजर थिएटर का, कि हम आपके थिएटर में, मतलब मैं आपके थिएटर में गाना गाऊंगा फॉर 2 nights इन एवरी वीक ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 months। अगले 2 महीने वीक में 2 नाइट में गाना गाऊंगा, ठीक है। एंड बी एंगेजेस टू पे हर 100 rupees फॉर ईच नाइट परफॉर्मेंस, ठीक है। एक परफॉर्मेंस के 100 रुपए मिलेंगे उसे। बड़ा सिंगर है। ऑन द 6th, अब देखो 2 महीने के अंदर कितने वीक्स आएंगे, 2 महीने के अंदर 8 वीक्स आएंगे। 8 वीक्स का मतलब कितने हो गए, अरे 8 लगा लो, 10 हो सकते हैं क्या, 9 हो सकते हैं, 8 10 नहीं होंगे, ठीक है। वीक्स 9 वीक्स, ठीक है। 9 वीक्स 8 ही लगाओ, ठीक है। 8 वीक्स तो कितनी नाइट्स हो गई, 16। एवरी वीक 2 नाइट्स बोल रहा था ना गाना गाने के लिए, तो 8 वीक्स पे कितनी नाइट्स हो गई, 16 नाइट्स को गाना गाना है। अब उसने क्या किया, 6th नाइट पे, छठी, ए विलफुली एब्सेंट हरसेल्फ फ्रॉम द थिएटर। जो 6th नाइट थी उसने गाना गाना था, तीसरा वीक ही पड़ गया ना, हाँ, तीसरे वीक जब उसने गाना गाना था तो वो थिएटर में नहीं आई, उसने अपने आप को वहां से एब्सेंट कर लिया। तो बी ने क्या किया, बी इन कॉन्सिक्वेंस रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट, उसने उसी टाइम उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया। अब बताओ क्या बी को कंपनसेशन मिलना चाहिए, यस मिलना चाहिए। बी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन फॉर द डैमेज व्हिच ही हैज सस्टेन्ड थ्रू द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। भाई 2 महीने के लिए मैं तो श्योर हो गया था ना कि आप भी मेरे पास रहोगे, पापा ऐसे बीच में छोड़ के जा रहे हो तो मुझे कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ गए। रेसिशन, क्वांटम मेरिट, इंजंक्शन और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, आगे समझ। अगर ऐसा होता कि वो सिर्फ एक परफॉर्मेंस में एब्सेंट होती और बाकी सारी अटेंड करती और वो एक परफॉर्मेंस के बाद कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता, तो ये थिएटर के मैनेजर पे डिपेंड करता है कि वो दोनों में से कौन से ऑप्शन को ट्रीट कर रहा है। भाई उनकी आपस में एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। या तो मैनेजर को 6th नाइट पे जैसे नहीं आए, उसी दिन उसने क्या समझा, कॉन्ट्रैक्ट को एंड समझा और केस डाल दिया सीधा, है ना। या फिर वो वेट कर सकता है ना, भाई अगले दिन, अगली नाइट का वेट कर लेते हैं, आज का नाइट मैनेज हो जाएगा। तो अगर वो एंड कर देता है तो फिर वो डैमेजेस ले सकती है। यस ले सकता है, मैनेजर लेगा ना, वो क्यों लेगी,
मैनेजर क्यों देगा? डैमेजेस हो किसको रहे हैं? उसने थोड़ी कहा है, उसने मतलब जो एक्टर है या फिर सिंगर है उसने थोड़ी कहा है सिंगर ही तो एब्सेंट हुई है। एब्सेंट ही तो हुई है, कॉन्ट्रैक्ट एंड करे उसने, एक उसमें ही तो हुई है। भाई कोई समझाएगा? प्रवेशिका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था गाना गाने का कि आपको 2 नाइट गाना गाना है, एक नाइट पे वो गाना गाने नहीं आई तो लोग तो वेट कर रहे हैं। पर मैम वो बीमार हो गई तो कैसे आएगी? हाँ तो ये इम्पॉसिबिलिटी वाली चीजें एग्रीमेंट में डाल सकते हो आप। अब ये बीमार हो गई है, मुझे कैसे ये समझ में आएगा कि आपके दिमाग में उसकी बीमारी चल रही है? मतलब इमरजेंसी वगैरह तो इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट होता है ना कोई अगर वो चीज। पहले इन्फॉर्म करती और उसके बाद अगर उसको कर देता, मतलब किसी और कॉन्टैक्ट एंड कर देता तो अगर हमने पहले से इन्फॉर्म कर दिया यानी कि एंटीसिपेटरी ब्रीच किया हमने, है ना, तो उसके अब मैनेजर पे डिपेंड करता है। मैंने आपको क्या बोला था, मैनेजर के पास चॉइस है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हो तो डैमेजेस आपको देने पड़ेंगे। अब एक नाइट को अगर इम्पॉसिबिलिटी हो गई तो वो मैनेजर कहेगा ना ठीक है नेक्स्ट नाइट पे आप आ जाना, लेकिन आज का जो नुकसान मुझे हुआ है उसकी भरपाई कर देना, तो करना पड़ेगा। समझ रहे हो? चलो टीचर्स के साथ भी होता है ऐसा। पता नहीं पता नहीं करके देखो ना। क्या करके देखो, बताओ एग्जांपल बताओ टीचर के साथ का। अच्छा टीचर अगर छुट्टी कर ले तो सर किसी और को हायर तो लॉस करने या वगैरह होता है तो डैमेजेस देने पड़ते हैं। देखो टीचर अगर छुट्टी कर ले तो उसकी सैलरी कटती है ना, और अगर उसको अलाउड रहते हैं 1-2 दिन तो वो अलाउड ही क्या है, मतलब इतना तो आपको अलाउ है। यानी कि अलाउ करने का मतलब ही क्या है कि अगर आप इतने दिन अलाउड दिनों में छुट्टी करोगे तो आपको सैलरी आपकी नहीं कटेगी, मतलब डैमेजेस हम नहीं ले रहे हैं उस चीज के। लेकिन अगर आपने अलाउड डेज से ज्यादा करी तो एक तरीके से ब्रीच ही तो हो रहा है ये, उसमें फिर हम आपकी सैलरी कट करते हैं, वो भी तो एक तरीके का कंपनसेशन ही तो है। समझ रहे हो? चलो छुट्टी नहीं करते मैडम। क्या क्यों ऐसे टीचर के लिए गंदा गंदा सोचते रहते हो? मेरे को पता सोचा मैं छुट्टी करने का मतलब क्या हो गया कि आप भी बीमार हो जाओगे? बीमार हो गई। बीमार होने नहीं देना है अपनी तो छुट्टी छुट्टी करके हम क्या करेंगे? काम कहीं जाना वाना वो इधर उधर तो ऑफिस के बाद भी जा सकते हैं ना, मेरी 2 घंटे में थोड़ी जाना है मुझे नहीं मिल जाओगे। धूप में। सुबह जाओ शाम को आओ। मैम अगर आपको वहाँ जाना हो तो मायके गोवा में राखी पे इतने दिन की छुट्टियां नहीं लेके गई। एक बार फिर हो मैम कहीं यार, दूर भाई पर याद है। आया थी। मैम आप और आपके हस्बैंड हो रहे कोई बात नहीं, जल्दी से छुट्टियां भी मिलेंगी तुम्हें। कब मैं कभी तो परमानेंटली मिलेगी, रुक जा। अरे यार चुप हो जाओ। परमानेंटली मतलब खत्म करना है क्या? इतनी गंदी गंदी चीजें बोल रहे, परमानेंटली छुट्टी मिल रही है। परमानेंटली का मतलब क्या होता है? इंसान या तो ऊपर ही चला जाए। मैं वहाँ पे ना जान की बहुत सोचती हूँ कि मेरे को बीमार नहीं किया है। परमानेंटली की कैपेसिटी क्या होती है बताओ? अभी तक मैंने जो तुम्हें लोगों में पढ़ाया है, जो कोरोना में पड़ जाए है ना, कुछ नहीं। जिसके बाद आप कोई काम करने लायक ना रहो, यस मैम। जिसके बाद लोग की क्लास पॉसिबल ना हो इस टीचर के द्वारा ओनली, यस मैम। तो वो केस कौन सा होगा? जब टीचर भगवान को प्यारी हो जाए। मैम जरूरी कोई है। चलो बोल रहे थे मैम को। हाँ जी, अब हमारा जो रह गया है पॉइंट वो कौन सा रह गया है? डैमेजेस। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। डैमेजेस सुन लो भाई बच्चों। सूट फॉर डैमेजेस, आपको जो नुकसान हुआ है सामने वाले पर्सन की नॉन परफॉर्मेंस की वजह से, उस नुकसान की भरपाई सामने वाली पार्टी को करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर टाइप ऑफ डैमेजेस बता रही हूँ। ठीक है, ऊपर वाला ये जो पढ़ोगे इसमें आपको डैमेजेस के बारे में ही बता रखा है कि जो पार्टी नॉन परफॉर्मेंस करती है उसकी वजह से जो सामने वाली पार्टी को नुकसान होता है उसकी रिकवरी उसको करवानी पड़ती है। ठीक है, अब डैमेजेस कितने टाइप के होते हैं वो देख लो। जनरल डैमेजेस, जनरल डैमेजेस, जनरल डैमेजेस का मतलब एग्जांपल लूंगी समझ में आ जाएगा। ए ने बी को कहा था कि मैं तुझे राइस बैग सप्लाई करूंगा 5000 रुपीज पर बैग। कितना? 5000 रुपए पर बैग मैं आपको सप्लाई करूंगा। ठीक है, डिलीवरी टू बी गिवन आफ्टर 2 months। कितने महीने बाद? 2 महीने बाद। अब क्या हुआ? ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी, जिस दिन राइस बैग सप्लाई किए जाने थे
उस दिन राइस बैग का जो प्राइस है वो कहाँ पहुंच गया? 5500 पर बैग। अब एक बार अपने आप को ना सेलर की जगह पर रखकर देखना। आपने किसी पर्सन से एग्रीमेंट किया कि मैं तुझे 2 महीने बाद 5000 रुपए के हिसाब से बैग सप्लाई करूंगा, और जिस दिन आप सप्लाई, अब 2 महीने बाद की बात करो, जिस दिन आप सप्लाई करने जा रहे हो रेट क्या चल रहा है? सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, क्या बेचेगा वो? और उसको बेचना पड़ेगा। बेचना चाहिए ना, चाहिए तो सही, लेकिन लालची जमाना है ना, मना कर दिया है ना। सेलर ने क्या किया? मना कर दिया। ए ने रिफ्यूज कर दिया टू डिलीवर द बैग। भाई 5500 रेट चल रहा है, मैं क्यों दूं तुझे 5000 रुपए में, है ना। तो ए ने मना कर दिया। अब यहाँ पर बताओ, बी जिसको चाहिए था राइस बैग, वो कहाँ से लेगा? मार्केट से। भाई तू नहीं दे रहा तो मैं कहीं से तो लूंगा, मार्केट से लिया। उसने कितने में लिया? 5500। तो जो उसके कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना करने की वजह से उसको नुकसान कितने का हुआ? 500 बैग। कितने का नुकसान हुआ? 500 पर बैग। तो ये तो क्या है हमारे जर्नल डैमेजेस। जो 500 रुपए पर बैग का आपके कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ना करने की वजह से मुझे नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई आपको ही करनी पड़ेगी। क्लियर है? ये हो गए आपके जनरल डैमेजेस। अब इसके साथ मैं आपको पढ़ाऊंगी स्पेशल डैमेजेस, इसी वाले ही उसमें क्या कहते हैं एग्जाम्पल। ठीक है। अब मैंने क्या किया था, ये जो 2 महीने बाद राइस बैग सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, किसके बीच में हुआ था? ये ए और बी के बीच में। अब बी ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था सी के साथ, क्या कि जैसे ही ये राइस बैग मेरे पास आएगा मैं तुझे सप्लाई कर दूंगा। कितने रुपए में? बताओ कितना प्रॉफिट कमाना है? बोलो। 100 या 1000? लाख ही कर दो। 6000 ले ले भाई, 5000 में मैं खरीदूंगा, 6000 रुपए पर बैग में तुझे सप्लाई कर दूंगा। ठीक है, 1000 का प्रॉफिट होगा ना मुझे। लेकिन आपके परफॉर्मेंस ना करने की वजह से मुझे यहां पर भी तो नुकसान हुआ है प्रॉफिट का। कितना? 500 1000 क्या 500? 500। कौन कह रहे हैं 1000? दोबारा बोलो। मैम आप क्वेश्चन रिपीट करो एक बार, सोच समझ के। ए ने बी को कहा था 5000 रुपए पर बैग आफ्टर 2 मंथ सप्लाई कर दूंगा। उसी दिन बी ने भी सी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि जैसे मुझे वहां 5000 रुपए पर बैग मिलेगा मैं तुझे आगे बेच दूंगा 6000 रुपए पर बैग में। ठीक है। अब ए ने परफॉर्मेंस नहीं दी तो उसका इम्पैक्ट बी के कॉन्ट्रैक्ट पे भी पड़ेगा। ये जनरल डैमेज इसी में इंक्लूड है या ये अलग है? तो मुझे बता दो इसमें कितने, कौन से डैमेजेस कौन से हैं? 1000 का? यस। क्यों 1000 का? मैं तो 500 ही बोल रही यार हूँ। कमाना वो 5000 को लेके उसे 5000 देगा। क्या ये बी मार्केट से खरीद के नहीं बेच सकता उसको 6000 में? ना क्यों? फिर 500 को प्रॉफिट होगा। तो 500 रुपए है ना, वो एक तो डैमेजेस हुए। देखने में सही कह रही थी ना। नहीं इसलिए मैंने अपनी बात 500 रुपए वही डैमेजेस हुए ना स्पेशल वाले। भाई जितने का नुकसान हो रहा है, जितने प्रॉफिट का नुकसान हो रहा है, भाई तेरी वजह से किस क्या हो रहा है, मुझे मेरे प्रॉफिट का नुकसान हो रहा है। ठीक है। बस ए ने बी को एक मशीन डिलीवर की, ये मैं सही जा रही हूँ? हाँ। A common carrier to be conveyed to A's mill without delay. अगर उसे मार्केट से 5500 मिल रहा था तो वो उससे क्यों खरीदेगा 6000? भाई कॉन्ट्रैक्ट था कि सी को चाहिए था, मान लो सी ऐसी सिटी में रहता है जहाँ पे चावल मिलते ही नहीं है। अब तुम एग्जांपल रख सकते हो तो मैं भी रख देती हूँ। लोग अगर ऐसा हुआ तो वो 500 में तो नहीं खरीद लेगा। भाई नहीं मिलते उसके वहाँ पे, इसलिए वो 6000 में तभी तो एग्री हो गया। अगर उसे अभी रेट पता होता 5000 का तो वो तेरे पास आता है क्यों? सोचो, वो होलसेलर और रिटेलर का कंसेप्ट ही ना रहता फिर, है कि नहीं? भाई जो चीज तुम्हें सदर में मिल सकती है 100 रुपए में, यहाँ से क्यों खरीदते हो 400 में? फिर वहाँ कौन जाएगा? यही वो चीजें होती हैं कि जिसकी वजह से हम यहाँ से खरीदने में तैयार होते हैं। तो ये भी 5000 लेने नहीं जा सकता 5000 वाला बैग, तो इसलिए 6000 में एग्री कर रहा है। समझ रहे हो? तो एग्जाम्पल में थोड़ा सा बाहर जाया करो, दिमाग को प्रैक्टिकली भी लेके जाया करो। ठीक है।
ए ने एक मशीन डिलीवर की बी को, जो कि कुरियर वाला था, टू बी कन्वेड टू एज मिल विदाउट डिले। बी कौन था? कुरियर वाला। ए ने उसको एक मशीन पकड़ाई कि तेरे को ये कहां पहुंचानी है? मिल तक, ठीक है, और बिना देरी के। A also informed B that his mill was stopped for want of machine। भाई मिल अभी ना बंद पड़ी है सिर्फ मशीन की वजह से, तो जितनी जल्दी हो सके मशीन को वहां पर पहुंचा के, हाँ, क्योंकि वहां पर काम शुरू होगा तभी तो वहां पर भाई आगे प्रोडक्ट बनेंगे, तो वहां पर काम रुका हुआ है इस मशीन की वजह से। अब B unreasonably delayed the delivery of machine। B की गर्लफ्रेंड रास्ते में मिल गई उसको, ठीक है, और वो जबरदस्ती उसके साथ टाइम स्पेंड करने चला गया, और जबकि उसको क्या कहा था कि मशीन जितनी जल्दी हो सके मिल तक पहुंचानी है, ठीक है। तो अनरीजनेबली अगर उसने डिले किया है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर किसको भुगतान करना पड़ेगा बताओ? अभी मैं थोड़ा सा और एग्जांपल को बढ़ा देती हूँ फिर बताना। उसकी गर्लफ्रेंड को। अच्छा, एंड कॉन्सिक्वेंस ए लॉस्ट अ प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट। बी के ये काम करने की वजह से कि बी ने वहां पर टाइम से नहीं पहुंचाई मशीन, तो वहां पर हमारा प्रोडक्ट पूरा नहीं हो पाया, और जब प्रोडक्ट पूरा नहीं हो पाया तो मैंने गवर्नमेंट से ऑर्डर लिया हुआ था अगले दिन सप्लाई करने का, वो मैं उसको नहीं दे पाया, ठीक है। तो मेरा गवर्नमेंट से जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो मैं पूरा नहीं कर पाया। इन दिस केस ए इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम बी by way of compensation the average amount of profit which would have been made by running the mill during the period of delay। भाई बात सुनना, हमने बी को क्या कहा था? बी मान लो 9 बजे हमने इसको मशीन हैंडओवर कर दी थी, हमने इसको 9 बजे मशीन हैंडओवर कर दी थी। अब बी मिल तक जाने में कितने घंटे लगते हैं नॉर्मली? 3 घंटे, ठीक है। तो मशीन कितने बजे तक पहुंच जानी चाहिए थी वहां पे? ठीक है, ये मिल तक 12 बजे तक पहुंच जानी चाहिए थी, ठीक है। अब इसमें जो अपने वो गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड किया ना, उसकी वजह से उसके 4 घंटे बर्बाद हो गए। मिल पे कितने बजे पहुंची? 4 घंटे। हाँ जी, चलो 4 बजा दिए उसने, 4 बजा दिए मिल तक पहुंचाने में, ठीक है। अब 4 बजे मशीन पहुंची है, उसके बाद उसकी सेटअप हुआ है, उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है, ठीक है, और प्रोडक्शन पूरी नहीं हो पाई, यानी कि आप गवर्नमेंट को सप्लाई नहीं कर पाई, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आप जो डैमेजेस क्लेम करोगे वो 9 बजे से लेकर 4 बजे तक के करोगे या 12 से 4 तक वाले करोगे? समझ रहे हो ये चीज? भाई जितना टाइम अनरीजनेबली डिले हुआ है उसकी वजह से जो नुकसान हुआ सिर्फ बी उतना ही देगा। 7 घंटे के डैमेजेस नहीं ले सकते आप सिर्फ 4 घंटे के लिए डैमेजेस ले सकते हो, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना भाई गवर्नमेंट की तरफ से मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा था, फिर उसको पर आवर का प्रॉफिट निकाल लेना और फिर देख लेना कि 4 घंटे का कितना बनता है, उतना आप बी से ले लेना, समझ रहे हो? हाँ जी। एवरेज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट व्हिच वुड हैव बीन मेड बाय रनिंग द मिल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिले, बट ही कैन नॉट रिकवर द लॉस सस्टेन्ड ड्यू टू द लॉस ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट as a contract with the government was not brought to the notice of B। अब ये बात क्या कह रहा है वो? भाई गवर्नमेंट से आपको जो कॉन्ट्रैक्ट किया था ना आपने, उसमें आपको 1 करोड़ का प्रॉफिट था, गवर्नमेंट को सप्लाई करने का 1 करोड़ का प्रॉफिट था, तो आप क्या कहोगे? भाई तेरी वजह से भाई ये 1 करोड़ का प्रॉफिट छूट गया, मुझे इसकी भी रिकवरी दे। क्या ले सकते हो? नहीं ले सकते हो। कब ले सकते हो? अगर आपने ये बात बी को बोली होती तो। बी को क्या बोला होता? मशीन 12 बजे तक पहुंच जानी चाहिए क्योंकि मेरा गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट में मुझको बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, अगर तूने मशीन वहां पे नहीं पहुंचाई तो उस प्रॉफिट को मैं तेरे से ही रिकवर करूंगा। इतनी बड़ी अगर उसको कह रखी है बात तभी आप उससे रिकवर कर सकते हो। अगर उसकी नॉलेज में नहीं है आपके कॉन्ट्रैक्ट की बात, तब आप उसका बर्डन उसके ऊपर, कुरियर वाले के ऊपर नहीं डाल सकते। अमाउंट बताना जरूरी है। अमाउंट मत बताओ, ये बोलो कि सिर्फ मेरा प्रॉफिट वहां पे है बस, ठीक है, और लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है। तो अगर आपने ये भी कंडीशन बोल दी ना कि भाई अगर तुमने देरी की ना तो वो मैं अमाउंट तेरे से ही रिकवर करूंगा, तब भी आप रिकवर कर सकते हो अगर उसकी नॉलेज में है ये वाली बात। तो क्लियर है? हाँ, वो मुस्कान जैसा हुआ तो यही कहेगा कि अपना काम खुद कर लो, ठीक है। किसी
सुनाई दी थी इसकी आवाज? इसकी सबको आई थी ना? फिर बहुत ज्यादा ही तेज आवाज है आपकी। सन्नाटे में बोलिए मैडम। विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस, अब ये कौन से होते हैं? स्पेशल समझ में आ गए आपको अच्छे से? भाई आपकी कॉन्ट्रैक्ट ना करने की वजह से जो मेरा इनडायरेक्ट वाला प्रॉफिट है वो भी मैं आपसे ही रिकवर करूंगा, समझ रहे हो? ये होते हैं स्पेशल डैमेज। अब आता है विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस। विंडिक्टिव क्या होते हैं? किसी की भावनाओं को नुकसान पहुंचाने के डैमेजेस। पानी पी ले, आराम से पी ले, बोला क्या हो गया? आर यू ओके? किसी की भावनाओं को नुकसान पहुंचाने के प्रॉमिस। गौरव ने गौरी को शादी करने का प्रॉमिस किया था। शादी वाले दिन घोड़ी से उतर के भाग गया। ब्रीच किया? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था? आखिर नहीं था। एक तो उसको नुकसान तो हुआ ही हुआ कि उसका बेचारा हस्बैंड ही भाग गया। उसकी भावनाओं को जो नुकसान हुआ है उसके डैमेजेस की रिकवरी कौन करेगा? ठीक है, मेरा ध्यान नहीं होता। मैं नहीं होने दूंगी। डाइवोर्स तक करवा दिया तो कैसे होने दूंगी? तो these damages may be awarded only 2 cases. कौन से 2 केस हैं? For breach of promise to marry because it causes injury to his or her, दोनों ये हैं, ठीक है? किसी की भी भावनाओं को नुकसान हो सकता है, his की भी हो सकता है ना? वो भी भाग सकती है। मैं तुम चाहती है तो चाह। For breach of promise to marry because it causes injury to his or her feelings, किसी की फीलिंग्स को अगर आपने नुकसान पहुंचाया तो उसके भी डैमेजेस आपको देने पड़ते हैं। एक बात और सुनना, आपका जो बैंक में चेक डिसऑनर होता है उसमें डिसऑनर होने के टाइम पे सामने वाले की रेपुटेशन पे फर्क पड़ता है? पड़ता है ना? तो वो वाले भी डैमेजेस क्या कहलाते हैं? विंडिक्टिव डैमेजेस कहलाते हैं। हाँ। For wrongful dishonor by a banker of his customer check, मान लो किसी बैंकर ने ना गलती से उसका चेक डिसऑनर कर दिया। और डिसऑनर, देखो नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं कि डिसऑनर हुआ ना यानी कि उसके बैंक में बैलेंस नहीं था, है ना? तो एक तरीके से उसकी रेपुटेशन पे फर्क पड़ता है। तो अगर बैंकर ने बाद में एक्सेप्ट भी कर लिया कि मैंने तेरा चेक गलती से डिसऑनर कर दिया था, ठीक था तेरा चेक, अरे सामने वाले की रेपुटेशन तो गिरी ये डिक्लेयर होने से, तो बैंक को वो डैमेजेस देने पड़ेंगे। जाते हैं ना कंपनी के फेस रेपुटेशन वो कैसे देगा डैमेजेस? क्या मैं बोल रही थी कि शेयर्स वगैरह गिर जाते हैं ना फेक र्यूमर्स की वजह से, हाँ, तो उनके वो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। अब देखो आपको मिलेंगे कि वो र्यूमर्स कौन फैला रहा है, उसको ढूंढोगे तभी तो डैमेजेस क्लेम करोगे ना। ऐसा चलो, और ये वाला केस हुआ था जो ये मैंने आपको डिसऑनर वाला बताया, ये तो एक केस भी था, ठीक है? नेक्स्ट आता है नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस क्या होते हैं? कुछ छोटे मोटे डैमेजेस, वो इसलिए दिए जाते हैं उससे किसी की कोई पूर्ति नहीं होती डैमेजेस की। जस्ट वो कोर्ट ने मान लो ऑर्डर दिया कि सामने वाले को, अरे वो करते थे ना वो 1 रुपए दे के वो शादी करना, अरे मतलब समझ रहे हो? ऐसे कहते थे ना कि किसी ने अपनी लड़की दी है लेकिन जैसे पूरा दहेज नहीं देते थे जो लोग, बेटी रोटी, तो वो कहते थे 1 रुपए लेके हमने बस मतलब लड़की ली है, ऐसे कुछ नहीं होता था। सुना है मैंने तो सिर्फ जो गांव में लोग रहते हैं ना, ऑलमोस्ट कई लोग ऐसा करते हैं, खरीद नहीं रहे हैं, घर में लेके आ रहे हैं बहू बना के। कहने का मतलब यह है कि उसके माँ बाप से हमने कुछ पैसा नहीं लिया, लेकिन माँ बाप को भी ये लगना चाहिए कि हमने अपनी बच्ची के साथ में कुछ दिया है, वो 1 रुपए ही दिया है, ठीक है? तो ये है नॉमिनल डैमेजेस, ठीक है? इसमें आप सामने वाले को एक तरीके से डैमेजेस भी दे रहे हो नाम से सिर्फ, और उसकी कोई पूर्ति भी नहीं हो रही है। तो नॉमिनल डैमेजेस आर अवॉर्डेड वेयर द प्लेंटिफ हैज प्रूव्ड that there has been a breach of contract but he has not in fact suffered any real damage। मतलब सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो है लेकिन उससे मुझे कुछ नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है? अगर आप ये प्रूफ कर दो तो इट इज अवॉर्डेड जस्ट एज टू एस्टैब्लिश द राइट टू डिक्री फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोर्ट में केस चला गया था, बाद में उसने कहा कि भाई मुझे कोई डैमेजेस नहीं हुए थे, तो ठीक है, अब कोर्ट ने अपना ऑर्डर तो पास करना है कि हाँ हमने आपको रिवॉर्ड ऑर्डर किया है, वो 1 रुपए जस्ट उसको दे देते हैं कि ले तेरे डैमेजेस हो गए, ठीक है?
अब आता है डैमेजेस फॉर डिटोरिएशन कॉज्ड बाय डिले, देरी की वजह से जो भी नुकसान हुआ है। इन दिस केस ऑफ डिटोरिएशन कॉज्ड टू गुड्स बाय डिले, तो डैमेजेस कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम कुरियर इवन विदाउट नोटिस। कुरियर वाले के पास सामान था और वो खराब हो गया, ठीक है, देरी की वजह से, मतलब इतने टाइम तक पहुंच जाना चाहिए था, वो कुरियर वाले मान लो वेयर हाउस में पड़ा रह गया इतनी देर और वो खराब हो गया उसकी वजह से, तो उसका भरपाई कौन करेगा? वो कुरियर वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है प्री फिक्स्ड डैमेजेस। प्री फिक्स्ड नाम से पता चल रहा है पहले से जो पहले से डिसाइडेड डैमेजेस होते हैं, ठीक है। अगर आपने एग्रीमेंट में डिसाइड कर रखा है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा, तो यस आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा। लेकिन एक केस लेते हैं जरा, आपने एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट में क्या लिखा? ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। ए ने लिखा कि कोई भी अगर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ती है तो कितने डैमेजेस देगी? 1 लाख रुपए। कितने देगी? 1 लाख रुपीस। अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की वजह से नुकसान हुआ है कितने का? 70,000 रुपए का। अब बताओ मुझे 1 लाख देगी या 70,000 देगी? कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की वजह से हमने एग्रीमेंट में लिखा था कि कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की वजह से अगर किसी पार्टी को नुकसान हुआ तो सामने वाली पार्टी उसको 1 लाख रुपए देगी। 1 लाख देगी। अगर नुकसान 70 का हुआ है तो कितना देगी? अच्छा 1 मिनट, जो लोग कह रहे हैं 1 लाख, अब चलो रुकना, एक एग्जांपल, अगर नुकसान हुआ है 1.5 लाख का, मैम बी पे डिपेंड तो करता 1 लाख, Whichever is less. 1 लाख 1 लाख। मैम ये इंश्योरेंस में उसमें बता दो। बच्चों यहाँ पे जाएगा 70,000 का नुकसान, यहाँ जाएगा 1 लाख का नुकसान, कि 1 लाख समझ लो मैक्सिमम, ठीक है। हाँ ऐसा ही होता है कि अगर आपका देखा जाता है कि इंडिया की कोर्ट में ऐसा ही होता है पर्टिकुलरली, ठीक है। इंडिया की कोर्ट कभी भी आपको डैमेजेस से ज्यादा पैसे रिकवर नहीं करवाती, ठीक है। तो 70,000 का अगर नुकसान हुआ है तो 70 ही मिलेंगे, 1 लाख नहीं मिल सकते आपको। लेकिन अगर 1.5 लाख का नुकसान हुआ है तो कितने मिलेंगे? सिर्फ 1 लाख, क्योंकि प्री फिक्स्ड ही उतने थे। समझ में आ गया? चल नहीं होते हैं तो भी 1 लाख होते हैं, कभी एग्जैक्ट मिलते ही नहीं। अच्छा, अब मेरे को जो बताना है वो सबसे इम्पोर्टेंट बताना है, क्या? सुन लो। पेपर में आता नहीं है बट अच्छा है कंसेप्ट। पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं? सुन लो जरा, देखो लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं? जितना आपको रियल में नुकसान हुआ है, समझ लो डैमेजेस क्या होते हैं? जितना आपको रियल में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवाएगी कोर्ट आपको। लेकिन पेनल्टी क्या होती है? मतलब इतना हायर अमाउंट जो मतलब किसी अपराध को ना करने के लिए लगाई जाती है। उनका जो पेनल्टी का मेन मोटिव होता है वो मेन मोटिव ये होता है कि इस अपराध को रुकवाया जाए, ना कि इस अपराध से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाए। पेनल्टी कभी भी भरपाई नहीं करती, पेनल्टी सिर्फ अपराध को रोकने के लिए लगाई जाती है। अब जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती थी, पहले सर क्या करते थे, यहाँ पे ना हमेशा एक रेड पेन रखा रहता था, अभी भी है ये। तो ना पिछले वाले जो बैच के बच्चे होते थे वो हर दिन ना यहाँ से रेड पेन गायब होता था। पेन कितने का आता है? नॉर्मली ले लो 10 रुपए का, 5 रुपए का, 5 का लगा लो। यहाँ पर एक रेड पेन पड़ा हुआ था 5 रुपए का, रेड पेन या मार्कर पेन, ठीक है, पेन हुआ करता था। तो बच्चे ले जाया करते थे और सर को परेशानी होती थी, रोज रोज की टीचर कहते थे कि हम चेक किससे करें, ठीक है। सर ने क्या कहा, जो पेन को लेके जाएगा वो नेक्स्ट डे 50 रुपए की पेनल्टी देगा। कई बच्चे उठ के आ जाते थे, सर 50 रुपए की पेनल्टी लगा रहे हो, पेन ले लो ना 5 रुपए का। आ रहे थे किसी के अंदर ऐसी बातें आई थी? तो 50 देने से अच्छा मैं 5 रुपए का पेन में ला के रख दूंगा वहां पे। उठाई
अब यहाँ पे लिक्विडेटेड डैमेजेस तो ये थे कि 5 रुपए का ही तो नुकसान हुआ है, वो तो है डैमेजेस, लेकिन उस पेन को ना उठाने के लिए जो पेनल्टी लगी है वो है पेनल्टी, समझ लो। तो ये इतना हायर अमाउंट है जो डैमेजेस से कहीं ज्यादा है, समझ लो 10 गुना हो रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। तो पेनल्टी लगाई जाती है अपराध को रोकने के लिए, और डैमेजेस क्या होते हैं, तो जिसको सच में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए, समझ रहे हो। अरे अपराध वर्ड ही गलत यूज कर लिया मैंने तो, बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या मेरे से बात किया कर तू, रोहन को क्या सुना रहा है? वो तेरे को देख रहा था ताकि तू उसको रोके, है ना, और सुन मैंने लिया ताकि मैं इसको ठोकूं। हाँ है अपराध बोलना, ऐसे टोंट मारना ना अपराध है, ऐसे समझ, टोंट मारना भी एक अपराध में आता है। तेरे पर टोंट पड़े हैं, किसके पड़े हैं? मेरे। तो पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेज, अच्छा एक चीज समझना, एक होता है इंग्लिश लॉ, एक होता है इंडियन लॉ, ठीक है। इंडियन लॉ में तो डिफरेंस है पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस में, लेकिन इंग्लिश लॉ में पढ़ लो। According to English law, the sum so fixed in the contract may be interpreted either as liquidated damages or as a penalty. If the sum fixed in the contract represent a genuine pre-estimate, देखो genuine amount होता है उसको हम क्या बोलते हैं? Damages। भाई इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा, अगर मान लो ये पेन वाला जो एग्जांपल था, इसमें genuine estimate क्या है damages का? सिर्फ 5 रुपए ना। तो if the sum fixed in the contract represent a genuine pre-estimate by the parties of the loss which would be caused by a future breach of contract, so it is liquidated damages. It is an assessment of the amount which in the opinion of the parties will compensate for the breach. Such a clause is effective and the amount is recoverable. But where the sum fixed in the contract is unreasonable, ये 50 रुपए unreasonable थे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पेनल्टी बोलेंगे। Such a clause is disregarded and injured party cannot recover more than the actual loss. जो मैंने अभी 70,000 वाला एग्जांपल लिया था कि 70,000 से ऊपर अमाउंट आप रिकवर नहीं कर सकते हो, ठीक है। और इंडियन लॉ क्या कहता है? कोर्ट इन इंडिया अवार्ड ओनली अ रीजनेबल कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग द सम सो मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इंग्लिश लॉ क्या बता दूं मैं? मैं दोनों पे एग्जांपल बता रही हूँ। ये देख लीजिए, हाँ इंग्लिश लॉ ये कहता है कि आप उसमें ना पर्टिकुलरली मतलब डिफाइन करोगे अपने एग्रीमेंट में कि ये पेनल्टी है या लिक्विडेटेड डैमेजेस है, लेकिन जो हमारा इंडिया का लॉ है उसमें अगर आप डिफाइन भी कर दोगे ना तो भी आपको रिकवरी सिर्फ उतनी ही मिलेगी जितना आपको नुकसान हुआ। पेनल्टी लगाने क्या फायदा? क्या तो दिया अपराध रोकना। वैसे इंडियन लॉ में लगती है ना पेनल्टी, तो अगर मान लो पेनल्टी अगर डिफाइन की गई है कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपके ऊपर इतनी पेनल्टी लगेगी, तो लगाई जाती है ना, चलान करते हैं ना, लेकिन एग्जाम्पल देख लो, एक ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया दैट ए प्रैक्टिसेस एज अ सर्जन इन कैलकाटा, ही विल पे बी 50,000 रुपीज। A practice as a surgeon at Calcutta, B is entitled to such compensation not exceeding 50,000 at the court consider reasonable. A ने B के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि अगर A को कैलकाटा में सर्जन की पोस्ट पे जैसे प्रैक्टिस अगर करता है तो वो उसको 50,000 रुपए अवार्ड करेगा, ठीक है। A ने प्रैक्टिस किया मतलब उसका कहे मुताबिक काम किया, क्या एग्जांपल है, B is entitled to such compensation नॉट एक्सीडिंग 50,000, क्योंकि डिसाइडेड ही यही था
इसका एग्जांपल जो सेट करना वो ये वाला करना। A ने बोरो किए थे 10,000 फ्रॉम B एंड गिव्स हिम अ बॉन्ड फॉर 20,000 payable by 5 yearly installment of 4,000 with a stipulation that in default of payment the whole shall become due. This is a stipulation by way of penalty. एक बात बताओ, 10,000 के उधार के बदले में डबल अमाउंट का बॉन्ड साइन करना लिक्विडेटेड डैमेजेस है या पेनल्टी है? पेनल्टी लग रही है ना, क्योंकि देखो इंटरेस्ट चार्ज कर लोगे तो कितना हो जाएगा, इतना तो नहीं ना, ठीक है, तो ये पेनल्टी है। ये सिर्फ किस लिए लगाई जा रही है? ताकि आप ये इंस्टॉलमेंट पे करते रहो, उसको बीच में ना रोको। A undertakes to repay B a loan of 10,000 by 5 equal monthly installment with a stipulation that in default of payment of any installment the whole shall become due. This stipulation is not by way of penalty and the contract may be enforced according to the terms. अब दूसरा एग्जांपल इसी का ही है कि 10,000 के उधार के बदले में 10,000 का ही बॉन्ड साइन किया, मतलब ये समझ लो इंटरेस्ट के साथ का बॉन्ड साइन किया और 5 इंस्टॉलमेंट बनाई और कहा कि अगर कोई भी इंस्टॉलमेंट अगर आप पे नहीं करते हो तो उसी टाइम आपको सारा लोन पे करना पड़ेगा। ये वैलिड है, ये लिक्विडेटेड डैमेजेस का है। इसमें अगर ब्रीच करते हो तो आप केस कर सकते हो और लिक्विडेटेड डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। मेन बात है सिर्फ लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी में जो डिफरेंस है उसको समझना। समझ में आया ना तुम्हें? एक बार इसका डिस्टिंक्शन पढ़ लो और भी क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट, इफ द सम पेबल इज सो लार्ज, तो वो क्या कहलाएगा? पेनल्टी। इफ द सम पेबल इज सो लार्ज एज टू बी फार इन एक्सेस ऑफ प्रोबेबल डैमेज और ब्रीच, तो इट इज सर्टेनली अ पेनल्टी। Where a sum is expressed to be payable on a certain date and a further sum in the event of default, the later sum is a penalty, but mere delay in payment is likely to cause damage. जैसे कुछ हमने पैसा पे करना था certain date पर, ठीक है, and a further sum in the event of default, मतलब मान लो 10,000 रुपए हमने इस डेट पे देने थे, अगर आप उस दिन पेमेंट नहीं करोगे तो 1 लाख की पेनल्टी, तो 1 लाख जो पेनल्टी हो जाएगी और 10,000 क्या हो जाएगा? अगर वो नहीं करते हो तो वो नुकसान है, लिक्विडेटेड डैमेजेस हो जाएगा। द एक्सप्रेशन यूज्ड बाय द पार्टीज इज नॉट फाइनल। एक चीज ध्यान रखना, जैसे आपने एग्रीमेंट किया और उसमें लिखा कि 10,000 की पेमेंट अगर इस डेट पे नहीं करते तो 1 लाख रुपए के डैमेजेस देने पड़ेंगे। आपके हिसाब से वो 1 लाख रुपए क्या है? पेनल्टी। लेकिन उसने एग्रीमेंट में क्या लिखा? डैमेजेस। तो हम लिखे हुए पे नहीं जाएंगे, इंटेंशन पे जाएंगे। सोच क्या है? 1 लाख रुपए लगाने की सोच क्या थी? पेनल्टी लगाना, कि भाई उस दिन वो पेमेंट कर दे, उस चीज की पेनल्टी लगाना, ना कि नुकसान की भरपाई। तो अगर आप पेनल्टी को डैमेजेस लिखोगे तो उससे वो डैमेजेस नहीं बन जाएंगे, वो पेनल्टी ही रहेगी। तो एक्सप्रेशन जो आपने पार्टीज ने एग्रीमेंट में यूज किया उसको हम फाइनल नहीं करेंगे। कोर्ट ये देखेगी, कोर्ट मस्ट फाइंड आउट वेदर द सम फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट इज इन ट्रूथ अ पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस। इफ द सम फिक्स्ड इज एक्स्ट्रावेगेंट और एक्सॉर्बिटेंट, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में अगर अमाउंट फिक्स किया गया है, कोर्ट कैसे डिसाइड करेगी कि अगर कोई सम फिक्स किया गया है एक्स्ट्रावेगेंट मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट है, तो वो क्या करेगी? उसको कोर्ट विल रिगार्ड इट एज अ पेनल्टी इवन इफ इट इज टर्म्ड एज लिक्विडेटेड डैमेजेस इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप भले उसको डैमेजेस लिख लो, लेकिन कोर्ट अगर देखेगी कि बहुत ज्यादा अमाउंट है तो कोर्ट उसको क्या मानेगी? पेनल्टी। The essence of penalty is payment of money stipulated as a terrorum of offending party. भाई मनाही, भाई कोई अपराध ना करो उसके लिए पेनल्टी इम्पोज की जाती है। लेकिन लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है? जो जेन्युइन नुकसान होता है, जेन्युइन प्री एस्टिमेट होता है, भाई आपके परफॉर्म ना करने की वजह से मुझे इतने का नुकसान हो सकता है, कैलकुलेट किया आपने, वो लिक्विडेटेड डैमेजेस है। English law makes a distinction between liquidated damages and penalty, but no such distinction is followed in India. वहां पर तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, लेकिन इंडिया में कोई डिफरेंस नहीं है। The court in India must ascertain the actual loss and award the same, which amount must not, however, exceed the sum so fixed in the contract. इंडिया कोर्ट तो क्या देखती है? सिर्फ कि कितने का नुकसान हुआ है, सिर्फ उतने की ही भरपाई वो करवाती है। The court have not to bother about the distinction, but to award reasonable compensation, not exceeding the sum so fixed. मैम इंडिया के अंदर जो डैमेजेस है वो उस पर्सन को दिए जाते हैं जो एग्री पार्टी होती है, और जो पेनल्टी है वो गवर्नमेंट के पास जाती है, ऐसा होता है। और अगर मान लो 2 कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा हो गया कि पेनल्टी मेरे पास ही आएगी,
जो ब्रीच करेगा उसके अलावा वाली पार्टी के पास पेनल्टी जाएगी, तो उसी के पास ही तो आएगी ना। कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश लॉ में अगर ये प्रीफिक्स किया आपने 1 लाख रुपए, तो उतना अवार्ड दिया जाएगा, चाहे वो लिक्विडेटेड डैमेजेस की तरह थे चाहे वो पेनल्टी के थे। लेकिन इंडिया वाले क्या देखेंगे, जितने का नुकसान हुआ। ये तो उस पार्टी को ही देंगे ना, किसको? जो एग्रीड पार्टी। हाँ। तो फिर जो वो जो और लगाएंगे पेनल्टी अलग से कि इस बेटा हर पेनल्टी गवर्नमेंट के पास थोड़ी जाती है। जो 2 पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट की, जरूरी थोड़ी है वो 2 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज में गवर्नमेंट भी हो। भाई मैंने भी तो पेनल्टी इम्पोज मान लो कर सकते हैं ना, हम भी तो कुछ कर सकते हैं। गवर्नमेंट का 50% के बच जाएगा। वैसे नहीं मैं पर क्वेश्चन करा रही हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर, उसके बाद